जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा एस एकेडमी में। हमारी ये पॉलिटिक्स सीरीज चलाई जा रही थी, उसी के अंतर्गत हमने बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लिया है, हाई कोर्ट को पढ़ लिया है। अभी हमारा हाई कोर्ट का लास्ट वीडियो है और इसमें हम सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट से तुलना करेंगे और ये देखेंगे क्या क्या अंतर है दोनों में। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर हाई कोर्ट को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं, किन किन क्षेत्रों में व्यापकता है और किन किन क्षेत्रों में उनको अधीनस्थ रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की। और एक बात और, अब तक जो हमने आपको चीज़ें कराई हैं, अब मैं आपको थोड़ी और बात कर लेनी है आज। देखो, मैं आपको जो वीडियो करा रहा हूँ, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बस आप एक हल्का सा काम कर लेना मेरे साथ। यदि आपको बिगिनर हो आप, तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना, जो ओल्ड एनसीईआरटी है पॉलिटी की 8 और 9, अब केवल 2 साल की जो 8 की और 9 की, उनको तुम एक बार पढ़ लो। उसके बाद आप कोई भी बुक, लक्ष्मीकांत है, कोई भी बुक पॉलिटी की आप, और मेरी वीडियो आपने देख ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको और परेशानियों का सामना होता है तो आप 8 और 9 की एक बार एनसीईआरटी देख लो। बहुत छोटी एनसीईआरटी है, दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। यदि आप उनको एक बार देख लोगे ना, तो आपके अंदर जो डाउट हैं, बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी और आप कुछ चीज़ों को सोच पाओगे। जैसे कि आप कुछ इमेजिन कर पाओगे कि आखिर ऐसा क्यों, ठीक है। क्योंकि देखो, टीचर जो पढ़ाता है वो अच्छे से पढ़ा ही देता है, लेकिन आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, आप में थोड़ी ये होना चाहिए कि हमारे थोड़ा बेसिक, क्योंकि देखो इतनी सारी चीज़ें पढ़ाते समय कुछ छूट जाती हैं। यदि आप एक बेसिक बुक पढ़ लोगे, और इसलिए मैं रिकमेंडेड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। 8 और 9 की बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा मत पढ़ना, केवल 8 और 9 की आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद फिर देखना आपका लेवल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। आज हमारा ये लास्ट वीडियो है। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो न्याय क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक बोला गया है, यानी कि इसका मतलब ये है, जो राज्य का हाई कोर्ट होता है उसको यह अधिकार दिया गया है कि जो भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, जो मूल अधिकार मिले हैं, यदि उनका हनन होगा तो आर्टिकल 226 के तहत जो राज्य का हाई कोर्ट है, आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है और आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 226 लिख लेना। 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। जो हाई कोर्ट को क्या है, रिट जारी करने का अधिकार है। अगला है, यह पर्यवेक्षक एवं सलाहकार की भूमिका निभाता है। यह पर्यवेक्षक और सलाहकार की भूमिका निभाता है, यानी कि राज्यपाल को किसी संवैधानिक प्रश्न पर कोई भी दुविधा होती है तो वह बेझिझक हाई कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। अब तो वो आगे है, पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को मूल क्षेत्राधिकार भी बोल देते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है? देखो, इसका तात्पर्य यह होता है कि जो मूल क्षेत्राधिकार में जो विषय आएंगे उनको केवल और केवल हाई कोर्ट ही सुन सकती है और कोई निचली अदालत उनको नहीं सुन सकती। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के कुछ मूल क्षेत्राधिकार थे, मैंने आपको बताया था, उनको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है, हाई कोर्ट उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र होते हैं उन पर केवल और केवल हाई कोर्ट का ही क्षेत्राधिकार है, जैसे कि संसद सदस्यों, ठीक है, संसद के सदस्यों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, यानी कि संसद के सदस्यों कौन, राज्यसभा और लोकसभा के एमपी, और राज्य विधानमंडल यानी कि राज्यों के क्या होंगे, एमएलए, ठीक है। इनके निर्वाचन संबंधी जो विवाद होंगे उन पर सुनने का अधिकार केवल और केवल किसको दिया गया है, केवल और केवल हाई कोर्ट को दिया गया है। यानी कि संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य, उनको किस प्रकार से चुना जाएगा, यदि उनमें कोई विवाद होगा तो निर्णय कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। राजस्व यानी कि जमीन के कोई मामले हो, शादी तलाक संबंधी जो विवाद हैं, इनको भी कौन सुनेंगे, केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे, इनको कोई निचली अदालत नहीं सुन सकती। अब रिट क्षेत्राधिकार संबंध देख लो, आर्टिकल 226 में क्या है, 5 रिट दी गई हैं, ठीक है, 5 रिट दी गई हैं,
ठीक है। चंद्र कुमार का मामला आया था 1997 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग हैं। यानी कि जो क्षेत्राधिकार जो है, यानी कि जो रिट जारी करने का अधिकार है, वो मूल ढांचे का भाग है। उसमें हम संविधान संशोधन के द्वारा भी बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो मूल ढांचे का भाग है। देखो, रिट जारी करने के संदर्भ में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं। कैसे? क्योंकि हाई कोर्ट जो होती हैं वह मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर रिट जारी कर ही सकती हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी कर देती है। लेकिन जो अन्य मामले हैं उन पर भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं मूल अधिकार के अलावा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के अलावा किसी अन्य विषय पर रिट जारी नहीं कर सकती। ठीक है। अब देखो, अपीली क्षेत्राधिकार के बारे में देख लो हल्का सा। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है, अधीनस्थ न्यायालय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति, यानी कि कोई असंतुष्ट व्यक्ति वह उच्च न्यायालय में अपील ले जा सकता है। यानी कि सपोज करो किसी व्यक्ति को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्हें कोई डिसीजन दिया, और उस डिसीजन से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है, तो वह क्या करेगा? वह हाई कोर्ट जा सकता है, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर गलत तरीके से या फिर कोई गलती हो गई है तो गलती को सुधारने के लिए यह अपील का अधिकार दिया गया है। तो आप जो उच्च अदालत हैं उसमें आप जाके अपील कर सकते हो, और आपके जो निर्णय है उनकी जांच होगी, और जांच होने के बाद आपको सही तरीके से डिसीजन दिया जाएगा जिससे आप संतुष्ट हो सकें। ठीक है। आगे क्या है? पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार नीचे वाले कोर्ट की निगरानी रखता है। यानी कि जो हाई कोर्ट जो है, ये तो राज्य के स्तर पर हो गई, ये हो गए राज्य के स्तर पर, ठीक है। लेकिन जिला स्तर पर भी तो कोर्ट हैं, जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ठीक है, अन्य सारे कोर्ट हैं। तो उनका क्या करता है? उनकी निगरानी रखता है, ताकि ऐसा कोई विषय तो नहीं है जो मेरे मूल क्षेत्राधिकार में आता हो और ये डिसीजन दे रहे हो, तो ये क्षेत्र विशेष पर भी निगरानी रखता है निचली अदालतों पर। ठीक है। अगला है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, हाई कोर्ट के जो नीचे के न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन पर नियंत्रण रखता है। उनके ट्रांसफर, नियुक्ति, सब कुछ हाई कोर्ट के द्वारा ही की जाती है। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जो न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, जिला कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो, ट्रांसफर करना हो, ये सारे अधिकार राज्य के हाई कोर्ट को ही दिए गए हैं। ठीक है। अब आगे देख लो आप, यदि आपने सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि इसमें क्या है, वही बातें दी हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दी हुई थी। बस क्या है, वो राज्य के स्तर पर है, ये राज्य के स्तर पर है, वो केंद्र के स्तर पर है, बस इतना ही अंतर है। अगर देखो अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है? आपने अभिलेख देखे होंगे। देखो, अभिलेख का मतलब क्या होता है? जो प्राचीन काल में जो राजा के द्वारा कुछ अपने अधिकार, ठीक है, अपने द्वारा किए गए कार्य, अपने शासकों के नाम, अपने डिसीजन, सबको लिख दिया जाता था और उनको एक पत्थर के रूप में उनको गाड़ दिया जाता था। ये होता था अभिलेख, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है उनकी, उनसे क्या करे, उनसे अनुभव प्राप्त करे और अपने कार्य में उनको लाए। इसी रूप से जो राज्य की हाई कोर्टें होती हैं, वो कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन दिया तो उन डिसीजन को क्या होगा, संग्रह के रूप में रख दिया जाता है, ताकि निचली अदालत में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट हैं, यदि उनमें कभी कोई इस प्रकार का कोई विषय आएगा तो वह क्या करेंगी, इन अभिलेख के रूप में, इस डिसीजन को अभिलेख के रूप में उपयोग करेंगे और इनके आधार पर डिसीजन दे देंगे, और इनके डिसीजन को वही मान्यता मिलेगी जो हाई कोर्ट के डिसीजन को मान्यता मिली है। इन पर तुम कोई भी आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये उच्च न्यायालय ने डिसीजन दिए हैं। ठीक है। तो इसमें जो मामलों पर सुनवाई की जाती है उसका रिकॉर्ड रख लिया जाता है, और अधीनस्थ न्यायालय सुनवाई करते समय इन रिकॉर्डों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वही बात इसमें लिखी हुई है। इसके बाद देख लो न्यायिक समीक्षा की शक्ति, यानी कि संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, ध्यान रखना। न्यायिक समीक्षा जो है इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यदि आप आर्टिकल 13, ठीक है, 32,
226, इनको आप देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आभास होगा। अगर कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो उसकी न्यायिक समीक्षा करके उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। अब देखो कुछ तुमको मैं थोड़ा बताता हूं हल्का सा, ठीक है, कुछ बताता हूं मैं आपको, थोड़ा समझ लो इसको अच्छे तरीके से। देखो क्या है ना, जो भारतीय संविधान ने स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा की बात नहीं की थी, और ये हमने प्रेरणा कहाँ से ली है, हमने अमेरिका के संविधान से ली है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो हमारे देश में क्या हुआ, केंद्र के स्तर पर, यानी कि भारत के जो केंद्र के स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था कौन है, संसद, और प्रत्येक राज्य में क्या है, राज्य का विधानमंडल। तो यदि संसद ने या राज्य के विधानमंडल ने कोई भी कानून बनाया, ठीक है, कानून बनाने वाली संस्था है ये, उसके बाद उनको लागू कौन करता है, कार्यपालिका करती है। तो लागू करने के बाद यदि उस कानून से किसी व्यक्ति के सार्वजनिक हित, निजी हित, ठीक है, या फिर मौलिक अधिकार या फिर अन्य कोई अधिकार की अवहेलना होती है, अवहेलना से मतलब क्या है कि उनके अधिकार क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है, उनको परेशानियां होती है, वो दिक्कत का सामना करते हैं, तो इस आधार पर क्या होगा, तुम जा करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो और उस कानून का रिव्यू करने का आप प्रस्ताव दे सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसा भी मामला, अगर केंद्र का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, और राज्य का मामला है तो हाई कोर्ट जाइए। तो इन मामलों के आधार पर क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनका रिव्यू करेंगी और ये देखेगी कि इसमें जो सारे प्रावधान हैं, ठीक है, सारे प्रावधान हैं, क्या वह संविधान के अनुरूप हैं, क्या वो व्यक्तियों के अनुरूप हैं, क्या वो भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हैं। यदि नहीं है तो कौन से प्रावधान नहीं है। तो देखो यदि किसी भी कानून में कई सारे प्रावधान होते हैं, क्योंकि पूरा कानून तो गलत नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रावधानों से व्यक्तियों के हित प्रभावित हो रहे होते हैं, तो उन अधिकारों को क्या हटा दिया जाता है और कानून पूरा बना रहता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि पूरे ही प्रावधानों से परिणाम गलत आ रहे हों, दुष्प्रभावित हो रहे हों, अवहेलना हो रही हो, हित प्रभावित हो रहे हों, परेशानी आ रही हो, तो पूरे भी कानून को रद्द करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, ठीक है। यह होता है न्यायिक समीक्षा। और न्यायिक समीक्षा का ध्यान रखना, भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन हम संविधान के कुछ अनुच्छेदों के आधार पर, जैसे कि अनुच्छेद 32 है, 13 है, 226 है, 137 है, इनके आधार पर हम न्यायिक समीक्षा की संकल्पना ले लेते हैं और उनका रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर शक्तिशाली हो जाती है, ताकि भारत की ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार तानाशाही रूप धारण ना कर सके। इसलिए ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संविधान ने इनडायरेक्टली दे दिए गए हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो न्यायिक समीक्षा का जो प्रश्न आता है, यह मूल संविधान के ढांचे का भाग है। अब देखो कई बार आप पढ़ते होंगे बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि संविधान का मूल ढांचा क्या होता है। देखो मूल ढांचा वह होता है कि जो जिस पर संविधान टिका हुआ है। जैसे कि आप बात करो, आप जैसे कि अब एक बात ले लो, विधि का शासन, ठीक है। विधि का जो शासन है, आर्टिकल आप 14 पढ़ोगे, विधि का शासन के बारे में पढ़ोगे, रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ोगे, वह क्या है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पंथ निरपेक्षता संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि आप संविधान संशोधन के माध्यम से भी इनको नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते, देखो क्योंकि विधि का शासन मतलब क्या है कि अगर कोई भी सरकार आएगी तो वो कानून के अनुसार शासन करेगी। अब भाई आप इसको क्या हटाओगे, और हटाओगे तो क्या हो जाएगा, कानून खत्म हो जाएगा, अराजकता हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। इसलिए ये जो मूल संविधान का भाग का मतलब यही होता है कि उसके बिना उग्रवाद की, तानाशाही की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से आप देखोगे पंथ निरपेक्ष जो संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, उसमें क्या है, क्योंकि भारत हमारा जो है वो बहुधार्मिक देश है, बहुजातीय देश है। यदि सरकार जो है यदि किसी एक धर्म को प्रमोट करने लगे, एक ही धर्म को सर्वोसर्वा मानने लगे, तब भी स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि हर धर्म के व्यक्ति द्वारा
सरकार को चुना जाता है। तो सरकार का दायित्व है कि वह हर व्यक्ति के धर्म का सम्मान करे, हर व्यक्ति के जो पूजा पद्धति उसका सम्मान करे, किसी एक धर्म को वरीयता ना दे। इसी रूप में ये क्या होता है, ये संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर के भाग होते हैं और इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हम इनको खत्म नहीं कर सकते, हालांकि बढ़ा सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो न्यायिक समीक्षा के बारे में आर्टिकल 226 के बारे में जिक्र किया गया है। कैसे, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आर्टिकल 226 के तहत आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। अगर कोई कानून संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है तब भी आर्टिकल 226 के तहत उनकी कानूनों को जांच किया जाएगा और यह देखा जाएगा क्या यह कानून सही है नहीं है। यदि सही नहीं है तो उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति कम कर दी गई, जो कि 43वें संविधान संशोधन 1977 में फिर वही कर दी गई। यानी कि कम कर सकते हो लेकिन खत्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर एज इट इज वही की वही कर दी गई। इसका मतलब यह है कि जो चीजें संविधान का भाग हैं, हम मूल संविधान का भाग है और जो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है हम उनको नहीं बदल सकते। हालांकि बढ़ा सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। कारण क्या है कि संविधान हमारा उसी पर टिका हुआ है। अब देखो कुछ चीजें थी, अब क्या है ना कि हमारा जो न्यायिक ढांचा है उसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं, कई प्रकार की समस्या, कई बार आरोप भी लगते आए हैं। आप देखते होंगे हजारों, दसियों हजार, लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। आपने यदि आज कोई केस डाला तो पता नहीं सुनवाई कब होगी, उसकी कोई निश्चित नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुधार के कई बार प्रयास किए गए हैं, और वर्तमान में क्या है आप देख लोगे ई कोर्ट की भी स्थापना हो चुकी है। और ई कोर्ट के माध्यम से क्या होगा, ई कोर्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से क्या होगा, कोर्टों का काम आसान हो जाएगा। और आने वाले समय में हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाला समय होगा उनमें जो हमारी न्यायिक जो हमारी जुडिशरी जो सिस्टम है उसमें सुधार हो और पारंगत हो। हालांकि विशेषज्ञता तो है ही है, लेकिन क्या होगा उसकी स्पीड थोड़ी तेज हो और विधि विशेषज्ञ क्या हो, अच्छे तरीके से अपने कार्य को संपादित कर सकें और जो न्याय की व्यवस्था है उसमें सुधार हो, ताकि भारत का हर नागरिक को यह महसूस हो कि हम सेफ और सुरक्षित हैं और हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई देश में एक संस्था है जो हमारी सरकार से रक्षा करेगी। अगर सरकार तानाशाही करती है तो उसकी हमारी रक्षा की जाएगी। इसी प्रकार से आने वाला समय और बेहतर होगा और जो कमियां हैं उनका सुधार किया जाएगा और सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, तो यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और आज हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हमने अच्छे से खत्म कर लिया है। देखो न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका, ये क्या है, ये करंट का पोर्शन है, लेकिन मैं आने वाले समय में इनको करंट के आधार पर आपको कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आप अब तक इनको कंप्लीट करिए और अच्छे से रिवीजन करिए 102 बार। और वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, करना क्या है आपको, 8 और 9 में आपको फिर बता रहा हूं, 8 और 9th की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी को जरूर पढ़नी है। उसको पढ़ने के बाद आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगी। और कोई समझ में नहीं आता है आप थोड़ा गूगल कर लीजिए उस शब्द के लिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जरूर लगाइए। जिससे क्या होगा, आपकी जो एग्जाम का माइंडसेट है, तो क्या होता है हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम वही आती है, हमको याद नहीं हो पाता है। भाई लोगों, आपको याद नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आंसर पर, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप ये करो कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन तब लगाऊंगा जब कंप्लीट कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पहले क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आप मेन किताब पर आइए, फिर देखना आपको ये पता चल जाएगा कि हमको किस तरीका से कौन सी चीज किस तरीका से पढ़नी है। तो सारी दुविधाएं आपके दिमाग में, जितनी सारी दुविधाएं होंगी सारी क्लियर हो जाएगी और आप एक सेफ पोजीशन पे होगे। और मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन जरूर लगाइए। यदि आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो घटना चक्र लगाइए, और आप यूपीएससी दे रहे हो तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर, और यहाँ पर हो सकता तो दृष्टि के एमसीक्यू आते हैं। हालांकि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको आपकी उसके अनुसार बता रहा हूँ कि आपको सुविधा होगी। आप चाहो तो घटना चक्र, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दृष्टि की जो एमसीक्यू फॉर्म में जो 7 बुकलेट हैं आप उनको मंगा सकते हो।
और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हो और आप एक कंफर्ट जोन में होगे पॉलिटी को लेकर के। चलिए ठीक है, थैंक यू।